संसद में बीजेपी के चौके छक्के विपक्षी रह गए हक्के बक्के। नमस्कार, सियासी चौक के साथ हम गोरखपुर से हाजिर हैं। गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शहर, गोरखपुर यानी पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण शहर। और गोरखपुर के लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर, यह समझने के लिए हम गोरखपुर के साहेबगंज इलाके में हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर कल प्रधानमंत्री जी ने सदन में जवाब दिया और जवाब ऐसा दिया कि विपक्षी नदारद हो गए, उनको कोई उत्तर सूझा नहीं, लिहाजा वो बहिर्गमन कर गए। इस पर क्या सोचते हैं गोरखपुर के लोग? जैन साहब, कल तो प्रधानमंत्री जी ने छक्के छुड़ा दिए। प्रधानमंत्री जी को आपने सुना होगा, क्या लगा? प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि जिनको हरे और लाल मिर्च का अंतर नहीं पता, जो गमले में मूली उगते हुए देखे हैं, वो खेत खलिहान में जाकर धान बो रहे हैं। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री जी के भाषण को? देखिए, राहुल गांधी जो है वो तो पले हुए हैं इंग्लैंड और अमेरिका के अपने नाना जी के लालन पालन में, तो उनको इस देशभक्ति से क्या लेना देना है। वो तो अपनी रोटी सेक रहे हैं। और राजनीति जो है ऐसे थोड़ी होती है, बहुत ही तपने के बाद राजनीति होती है। लोगों के बीच जाना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, उनके बीच जा करके उनकी समस्याओं को देखना पड़ता है। आज मोदी जी ऐसे थोड़े नेता बन गए हैं, पूरे वर्ल्ड के नेता बन गए हैं मोदी जी। तो मोदी जी के अंदर काम करने की क्षमता है, राष्ट्रभक्ति है, प्रेम है, तभी तो मोदी जी को लोग चाहते हैं। पूरा हिंदुस्तान, विश्व चाहता है, अमेरिका के राष्ट्रपति उसको सम्मान दे रहे हैं। तो मोदी जी काम कर रहे हैं तब जनप्रिय हैं। तो निश्चित रूप से नेताजी जो है हमारे, आज हम सब के बीच में मोदी जी का एक अपना अस्तित्व है। और पूरे राष्ट्र को उन्होंने किस तरह से बांट के रखा है गरीबों में। आज देखिए कितनी अनाज वगैरह गरीबों में बांट रहे हैं, सब लोगों को उनके दुख सुख का तमाम मकान, जिनके पास मकान नहीं था उनको मकान दिए हैं। और कितनी चौड़ी सड़कें, देश में आज व्यापार जो है कितना अच्छे तरह से व्यापार चल रहा है, व्यापारी लोग सुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल बना है हिंदुस्तान में। और इतने दिनों बाद ये 75-76 साल आज़ादी को हो गया। इस आज़ादी के बाद और 2014 में जब मोदी जी आए, उसके बाद देश में कितना कायाकल्प हुआ है। आज देखिए गोरखपुर में फर्टिलाइजर जो 1990 से कांग्रेस के टाइम से ही बनता, आज 1990 के बाद 2014 में मोदी जी के आने के बाद फर्टिलाइजर कारखाना खुल गया, एम्स गोरखपुर में आ गया। इतनी विकास हो रही है। तो ये राहुल गांधी को क्यों नहीं दिख रहा? वो पले हुए हैं अंग्रेज, देखिए अंग्रेजियत के मुंह में पले हुए हैं, इसलिए नहीं दिख रहा। और वो उनको कहाँ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, जो आरोप विपक्ष ने लगाया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले बैंकिंग सेक्टर को लेकर अफवाह फैलाई गई, LIC को लेकर अफवाह फैलाई गई, HL का उन्होंने उदाहरण दिया। HL अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आपको लगता है कि जो विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है, हकीकत कुछ और होती है? इसका कितना असर जनमानस पर है? जनमानस कैसे देखता है प्रधानमंत्री जी के भाषण को? वर्तमान में जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उसमें तो यही लग रहा है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल अनर्गल, फालतू, बिना विवाद के वो लोग केवल एक एक ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। और कल मोदी जी के भाषण से यह स्पष्ट दिख गया कि मोदी जी ने जिस प्रकार विपक्षी नेताओं के एक एक आरोपों का जवाब दिया, और जिस वजह से वो लोग हंगामा कर रहे थे, मणिपुर, जब मोदी जी ने मणिपुर पे बोलना शुरू किया तो पूरा का पूरा विपक्ष भाग गया। इसी से दर्शाता है कि उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा देश का विकास, जनता का विकास नहीं है। उनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। मेरा तो यही इतना कहना है। अच्छा, राहुल गांधी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो फोटो सेशन कराते हैं खेतों में, तो आपको लगता है कि इस तरीके के अनर्गल व्यवहार से या इस तरीके के फोटो सेशन से जनता में कोई आप जगह बना पाएंगे? कोई जगह नहीं बननी है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है आगे राजनीति करने का, सिवाय भाजपा को घेरने का। उनके पास कोई भी मुद्दा बचा नहीं है कांग्रेस के पास कि वो उस पर बोले। अच्छा, मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने एक चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष जिसका भी बुरा करना चाहता है उसका भला हो जाता है। बहुत पहले हम लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी थी, राज कॉमिक्स, बाके लाल, और उसका टाइटल हुआ करता था
कर बुरा हो भला, बाकीलाल जिसका बुरा करना चाहता था उसका भला हो जाता था। प्रधानमंत्री जी ने चुटकी ली कि विपक्ष जिसका बुरा करना चाहता है उसका भला हो जाता है। 400 से 40 पर आ गए, क्या कहेंगे? अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक और भी काम दिया था विपक्षियों को कि आप 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव का तैयारी कर लीजिए। और देखिए, प्रधानमंत्री की बात को हर व्यक्ति गंभीरता से देखता है, सुनता है। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी 5 साल की और लेके आए। अच्छा, मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर देखिए जनता जो है सब सुनना चाहती है मोदी जी को, लेकिन इस बार ये पता चल गया कि विपक्ष के सारे नेता मोदी जी को अपने सामने सुनना चाहते हैं। उनके अंदर व्याकुलता थी, मोदी जी को प्रत्यक्ष सुनना चाहते हैं, इसलिए इतने परेशान थे कि मोदी जी किसी तरह बोले। और जब मोदी जी बोलते हैं तो आप पहले ही अपनी बेइज्जती कराते हैं, विधानसभा में, लोकसभा, हर जगह आपकी बेइज्जती होती है। तो आप मोदी जी की बात सुन के इतना भी नहीं कर पाए कि उनकी पूरी बात, जिस बात पे आप उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे मणिपुर को, आप वहां तक भी इंतजार नहीं किया। इतनी बेइज्जती करवाने का शौक था तो फिर आप बैठे रहते ना, पूरे सेशन में बैठे रहते। आपके पास कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं था और आपके पास कोई पॉइंट नहीं थे। अब देखिए किस बात का मुद्दा बना रहे थे। मोदी जी बोले, हमारे गृह मंत्री बोले, जब राज्य के कानून व्यवस्था का मामला होता है हमारे गृह मंत्री बोल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, हर व्यक्ति बोल रहा है, तो इसमें जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री बोले, लेकिन वो फिर भी बिना मतलब का मुद्दा बना रहे। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री तो बहुत बोलते हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, आप उनको समझ नहीं रहे हैं। तो ये विपक्ष अपनी बत पिटवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर मोदी जी जब बोलना शुरू किया, ऑब्वियस सी बात है, आपको एक धरातल पे काम करेंगे तब तो आप कुछ उनको घेर पाएंगे। मोदी जी लोग धरातल पे काम करके ऊपर पहुंचे हैं। भाजपा धरातल पे काम कर रही है, जमीनी स्तर पे काम कर रही है, हर लेवल पे काम कर रही है, तभी इस स्थिति में है कि लगातार वो बार बार जीतते जा रहे हैं और अगला 24 भी जीतेंगे ही जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। मुझे बताइए भाई साहब, प्रधानमंत्री जी ने कल सदन में जवाब दिया, उन्होंने मणिपुर पर भी जवाब दिया, उन्होंने विपक्ष के तमाम आरोपों पर जवाब दिया। आपको लगता है कि विपक्ष प्रधानमंत्री को, बीजेपी को घेर पाने में सफल रही है या प्रधानमंत्री ने उनकी बखिया उधेड़ दी? विपक्ष कभी घेर ही नहीं सकती है प्रधानमंत्री को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा कार्य न किया है, न कर पाएगा कोई भी। और भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है इस समय हिंदुस्तान के अंदर जो कि देश को चला रही है और चला पाएगी। और विपक्ष की न इतनी ताकत है, न इतनी औकात है कि वो जो है प्रधानमंत्री जी की बखिया उधेड़ पाए या भारतीय जनता पार्टी की जो है बखिया उधेड़ पाए। तो विपक्ष क्यों नहीं समझा पा रहा लोगों को भाई साहब? विपक्ष अपना जनाधार खो दी चुका है। उसके पास न कोई मुद्दा है, न कोई पॉइंट है जिस पर कि वो चर्चा परिचर्चा कर सके। आज की परिप्रेक्ष्य में भारत के पास माननीय नरेंद्र भाई मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं देश हित में चाहता हूं कि वो दोबारा इस राजगद्दी के हकदार बने और देश को जिस तेजी से आगे ले जा रहे हैं उसमें और तेजी आए और देश एक नंबर पर अपना पहुंच जाए। और जिस तेजी से विकास देश का हो रहा है वो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश तीसरे, दूसरे और पहले नंबर पर दिखाई देगा। चलिए, तो अविश्वास प्रस्ताव को गिरना था, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन सदन में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से विपक्ष की बखिया उधेड़ दी, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद थोड़ा और बढ़ गया। 2024 के चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने बिगुल फूंक दिया है। एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ एनडीए है। लोकसभा की कार्रवाई में सभी लोगों ने देखा किस तरीके से बीजेपी हमलावर रही विपक्ष के ऊपर। विपक्ष भी अपने दावे वादे लगातार करते हुए नजर आया और मणिपुर का मुद्दा भी बढ़ चढ़ कर विपक्ष के मुंह से बोल रहा है। उसी पर बातचीत करने के लिए नोएडा के सेक्टर 18 जो सबसे पोस्ट मार्केट है, वहां के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है और ग्राउंड जीरो से जानेंगे कि आखिर आम जनता नोएडा की क्या सोचती है 2024 के चुनाव को लेकर। किस राजनीतिक दल का पलड़ा भारी अभी माना जा रहा है। हमारे साथ गुड्डू यादव जी हैं। आप बताइए, भी 2024 का चुनाव आने वाला है, राजनीतिक दलों की उठापटक आप देख रहे होंगे, क्या लग रहा है? देखिए, जो विपक्ष का गठबंधन बना है अभी, वो पहले जो अभी तक जितना वो बिखरी हुई थी वो एकजुट होकर के उन्होंने एक सशक्त लग रहा है। लेकिन मोदी जी की अपनी पॉलिसियां हैं जो जनता तक, वो नीचे तक, ब्लॉक तक और अपने जिले स्तर तक पहुंचाए हुए हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो चाहे पन्ना प्रमुख हो चाहे वो हो, वो चीज विपक्ष के नेताओं में, विपक्षी पार्टियों की अभी ग्राउंड लेवल तक नहीं गई है।
अभी तक जो भी है वो सिर्फ जो है मीडिया या अभी एकजुट करने में ही लगे हुए हैं और इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, तो क्या इतनी जल्दी कर पाएंगे? मुझे लगता नहीं है इस बार भी कि इस बार कुछ चमत्कार हो पाए। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, जिस तरीके का तमाम राजनीतिक दल अब अपनी रणनीति बना रहे हैं 24 को लेकर, क्या सोचते हैं? मोदी जी के आगे कोई भी कुछ नहीं चलेगा, या इंडिया बनाए या कुछ भी बनाए। दरअसल बीजेपी जो एक कैडर बेस पार्टी है, जो ग्राउंड पे जो है काम करती है, उनका जो समर्थक हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो एकदम ग्राउंड पे जाके काम करते हैं। और इंडिया के जो जितने भी लोग ये इन्होंने जो अलायंस किया है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कामयाब होंगे, तो इस बार भी बीजेपी ही आएगी। पर आप क्या मानते हैं भाई साहब, जिस तरीके से गठबंधन विपक्ष पूरा एकजुट हुआ है? विपक्ष एकजुट हुआ है, लेकिन इस बार मजबूती से हुआ है। पहले तो होते थे, बिखरते थे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कहीं न कहीं मजबूती से हुआ है और कुछ न कुछ टक्कर तो है ही है। तभी ये एनडीए जो है थोड़ा उलट पलट कर रहा है कि इंडिया के सामने आना या फिर इंडिया को एनडीए के सामने आना कहीं न कहीं कुछ न कुछ घबराहट पैदा कर दी विपक्ष में, लोगों ने कहीं घबराहट पैदा कर रही है विपक्ष सत्ता पक्ष के लिए। तो अब जो लोकसभा की कार्रवाई हुई, राहुल गांधी भी बोले, मोदी जी भी बोले, अमित शाह भी बोले, क्या लग रहा है? अभी तो कमी है, अभी इनको एकजुट होने में अभी और टाइम लगेगा, क्योंकि अभी विश्वास पब्लिक के ऊपर इतना नहीं है, क्योंकि ये नाम आए दिन बदलते रहते हैं इनके। जब तक नाम को अब पब्लिक टेस्ट करेगी कि कितने टाइम तक ये आपस में जुड़े रहते हैं, वो जुड़े भी रहते हैं 6 महीने, साल 2 साल तो देखेंगे, अगले चुनाव में बात होगी, इससे पहले तो मुझे नहीं लगता। क्या लग रहा है आपको, जुड़े रहेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है, जुड़े रहना भी चाहिए, जुड़े रहेंगे भी। अभी देखो साल भर चुनाव के लिए रह गए, इतने दिन इतने जल्दी भी करना बड़ा मुश्किल है। 1 साल से अगर 2 साल टाइम होता तो जाहिर सी बात है कि बिखरना हो सकता है, बिखरते, लेकिन आज की जो सिचुएशन है बिखरना बड़ा टफ है। और एकजुट ही पब्लिक भी चाहती है, ऐसा नहीं है, पब्लिक भी चाहती है कि विपक्ष भी एकजुट हो, तभी सत्ता पक्ष के सामने कहीं न कहीं खड़े मिले। अच्छा, रोजगार और जो महंगाई है वो कितना असर डालेगी? कोई असर नहीं डालेगी। दरअसल अब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। उनको पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब 2014 में मोदी जी आए थे तो 125 करोड़ बोलते थे, अब ऑफिशियली 140 करोड़ बोल रहे हैं। तो जो जॉब हुई है तो ऑलरेडी जो है 15 करोड़ बढ़ गया है, तो 15 करोड़ जो जॉब लगी होंगी वो 15 करोड़ आगे बढ़ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग अब बहुत जागरूक हो गए हैं, लोगों को पता है। और आजकल जो है सब गूगल में सर्च कर लेते हैं, सबको पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मंदिर कितना असर डालेगा? मंदिर तो पूरा असर डालेगा जी। मंदिर तो यहाँ पे भावनाएं हैं, लोगों के दिलों में राम बसे हुए हैं, तो वो तो ऑब्वियसली काम करेगा ही जो है, और ये तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जिस तरीके की तैयारी चल रही है, चाहे विपक्ष की कर लें, बीजेपी की कर लें, किस करवट टूट बैठता दिखाई दे रहा है? देखो जी, एक अभी जो जैसे आपने कहा मंदिर के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, भावनाएं जो हैं वो रिजल्ट को प्रभावित करती हैं। इस वजह से बीजेपी को इसमें बेनिफिट मिलता है। बाकी देखो अभी टाइम है, इतनी देर तक तो ये बल्कि और सशक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि अब आपने देखा थोड़ा सा विपक्ष जो है एग्रेसिव हुआ है अपने काम को लेके। अब हो सकता है इस चीज का बेनिफिट मोदी जी और उनकी सरकार, उनको और उससे ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। पहले तो कर ही रहे थे, और ज्यादा करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। सही बात है। ये नोएडा के लोग थे जिनसे हमने बातचीत की, और जिस तरीके से एनडीए और इंडिया अब आमने सामने, तमाम राजनीतिक दल एकजुट होकर बीजेपी के सामने लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में नोएडा के लोगों के मन की बात हमने आप तक पहुंचाई कि आखिर नोएडा के लोग किस तरीके की चीजें सोच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।